हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपीएसआई जो परीक्षा आगामी होने वाली है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और परीक्षाएं बहुत ही जल्द हो जाएंगी। तो उसमें जो आपके स्टैटिक जीके के जो सवाल पूछे गए हैं या जो विविध रूप से सवाल पूछे गए, विभिन्न रूप से जो पूछे गए, जो मिसलेनियस सवाल होते हैं, उनमें जो अभी 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उनका सबका मैं यहाँ पे सोल्यूशन कराऊंगा। उनको सबको अच्छे तरीके से यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप उसको बड़ी ध्यान से, ध्यानपूर्वक से, ठीक है, उसको देखिएगा, समझिएगा। और आज हमारा जो होगा, ये कौन सा भाग होगा? भाग ये दूसरा होगा। और पहला भाग ये आपके पास पहुंच चुका होगा, अगर आपने देखा होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं देखा तो पहले उसे वॉच करिए, फिर आपको इस वाली वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था। यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है? तो देखिए, चीन, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो जो आपका रेड क्लिफ है, ये आपके किन दो देशों के बीच में है? तो एक तरफ तो भारत, दूसरा क्या आपका है? पाकिस्तान। दूसरा क्या है? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान होगा। अब ऐसे ही और भी सारी रेखाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हैं, जो दो देशों को सीमांकन करती हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी रेखाएं। जैसे एक बार मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखिए 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर जो रेखा है, ये किन दो देशों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो इसके लिए आपको सही आंसर ध्यान रखना चाहिए क्या, कि भाई उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। क्या है? उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देशों के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, चलिए वैसे ही अगर 49वीं दे दे यहाँ पे, कहते हैं कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो आप बताएंगे कि ये एक ऊपर की साइड में है, कौन सा? कनाडा। और साउथ की तरफ में कौन है? यूएसए। कनाडा व यूएसए। तो इनके बीच में ये है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे ही और भी रेखाएं भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक आपको मिल जाएगा मैगी नॉट रेखा। कौन सा होगा? मैगी नॉट रेखा। ठीक है, मैजी नॉट रेखा। अगला कौन सा है? मैजी नॉट, मैजी नॉट रेखा। तो मैजी नॉट रेखा ये किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बताएंगे, एक तरफ होगा कौन सा? फ्रांस। ठीक है, दूसरी तरफ होगा क्या? जर्मनी। ठीक है, एक तरफ कौन सा देश है भाई? फ्रांस। और दूसरा देश कौन सा है? तो बताएंगे दूसरा है जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो बताएंगे मैजी नॉट। कौन सा है? मैजी नॉट। एक आपको मिलेगा ऐसे हिडनबर्ग। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? हिडनबर्ग रेखा। ठीक, कौन सा होगा? हिडनबर्ग, हिडनबर्ग रेखा। तो ये किन दो देशों के बीच में है? तो बताएंगे ये एक तरफ होगा आपका कौन सा? पोलैंड। एक तरफ क्या होगा? पोलैंड। और दूसरी तरफ हो जाएगा कौन सा? जर्मनी। दूसरा हो जाएगा क्या? जर्मनी। ठीक, और वैसे ही आप और अगर ध्यान करेंगे कि शून्य, यानी कि शून्य रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है? शून्य रेखा ये किन दो देशों के बीच में है? तो इसके लिए बताएंगे एक तरफ भारत और दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये मैंने आपको कुछ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं भी लिखाई हैं जो आपके लिए सवाल बन सकता है। जब यहाँ से बन सकता है तो यहाँ से भी बनाया जा सकता है। वैसे एक और भी रेखा है जो रूस और जर्मनी के बीच में है, और उसका नाम शायद मैनिर हेट रेखा है। तो ये ध्यान रखेंगे। इतनी सी बातें। आते हैं अब दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डैश डैश का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑनलाइन टू टेलीविजन, ओवर द टेली स्क्रीन, ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन या ओवर द टॉप।
देखिए जो OTT है, OTT, इसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। क्या है फुल फॉर्म? ओवर द टॉप। तो ओवर द टॉप ये क्या है? एक क्या है? प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कैसा प्लेटफॉर्म है? जहां से हम लोग ऑनलाइन क्या देख सकते हैं, कोई भी मूवीज या कोई भी सीरीज वहां पे आप देख सकते हैं। जैसे मैं कुछ OTT के फुल उदाहरण बताऊं, देखो कुछ हमारे OTT जैसे कि अमेजन प्राइम, अमेजन प्राइम, फिर क्या है? हॉट स्टार, क्या है? हॉट स्टार। जैसे नेटफ्लिक्स, क्या है? नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स। जैसे प्लेटो, जैसे प्लेटो टीवी। तो ये सब क्या है? ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। ये सब क्या है भाई? ये सारे क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये सारे OTT प्लेटफॉर्म है। तो ये ध्यान रखना, ओवर द टॉप इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। आगे जाओ। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? ठीक है, यहाँ पे लिखा है महिलाओं के लिए, ठीक है, क्या किया था? पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। श्री नारायण गुरु, देवेंद्र नाथ टैगोर, या फिर धोधो केशव कर्वे, यानी कि इसे इन्हें हम लोग DK कर्वे भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DK कर्वे भी कहते हैं। और एनी बेसेंट, क्या है? एनी बेसेंट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड हो जाएगा। यानी कि जो DK कर्वे हैं, इन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोला था 1916 में, ठीक है। ध्यान रखिए कब? 1916 में इन्होंने विश्वविद्यालय खोला था। तो जो DK कर्वे हैं, ध्यान रखिए कि 1900 का, तो 1916 में इन्होंने महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय ओपन किया था। ठीक, चलिए अगला आते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है लियो टॉलस्टॉय। क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय। तो लियो टॉलस्टॉय कौन है? बताएंगे कि ये जर्मनी के बहुत ही फेमस उपन्यासकार, सॉरी, रूस के बहुत ही फेमस उपन्यासकार रहे हैं ये। तो क्या था? रूसी उपन्यासकार, ठीक है। ये रूसी उपन्यासकार हैं, बहुत ही फेमस। हालांकि इनकी बात करें कि ये तो इनकी पुस्तक है ही है, और मैं इनकी और पुस्तकों की बात करूं, ठीक है, इनकी अन्य जो बुकें हैं, इनकी अन्य बुक्स की मैं बात करता हूं, तो देखिए 2-3 बुकें इनकी बहुत ही फेमस के लिए प्रसिद्ध हो गए। एक पुस्तक इनका है वार एंड पीस। क्या है? वार एंड पीस। क्या भाई? वार एंड पीस, ठीक है। वार एंड पीस इनकी बहुत ही फेमस एक पुस्तक है। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है जिनका जिसका नाम मिलेगा क्या? अन्ना करेनिना, ठीक है, क्योंकि ये रूसी नाम हो जाएगा। अन्ना करेनिना। तो गांधी जी इनसे भी प्रभावित थे, ध्यान रखिएगा। गांधी जी सबसे ज्यादा इन्हीं जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रह रहे थे तो इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय से, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय से बहुत ज्यादा ही फेमस थे, ठीक है। वैसे और भी पुस्तक इनकी है, द डेथ ऑफ द इवान इल्चिच, ठीक है। क्या है? द डेथ ऑफ इवान इल इलियच। ये इनकी 2-3 पुस्तकें बड़ी ही फेमस है, किसको? लियो टॉलस्टॉय के, ठीक है। बाकी और भी लोग इसमें हैं, ठीक है, इनकी भी किताबें बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, ये कहाँ के हैं? रूसी क्या है? उपन्यासकार हैं लियो टॉलस्टॉय। लिखा है कि GAVI में स्थापित एक वैश्विक वैक्सीन गठबंधन है। क्या है? वैश्विक वैक्सीन क्या गठबंधन है? कह रहा है कि गठबंधन है, ये कब शुरू किया गया था? ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू करने की हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत होगी कब? 2000 में। कब होगी? सन 2000 में। क्या होगी? सन 2000 में। मुझे लग रहा है इसकी जो
फुल फॉर्म है, ये है ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो इसके फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसको कहेंगे क्या, ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है। क्या है, ग्लोबल ग्लोबल अलायंस फॉर, ठीक है, अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि GAVI, ठीक, 2000 में स्थापित एक वैश्विक क्या है, वैक्सीन गठन है। किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? किस संगठन द्वारा? ये क्या है, एक क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है जो शुरू किया गया था, रिस्किलिंग क्रांति किसके द्वारा शुरू किया गया था, सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये सवाल ये किसने शुरू किया था, तो जो आपका ये संगठन है वैश्विक विश्व आर्थिक मंच, कौन से, विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971 में होती है और मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो इसने शुरू किया था ये क्रांति, ठीक है। इस क्रांति का क्या उद्देश्य क्या था, यानी एम क्या था, क्यों शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था कि लगभग 1 अरब, यानी कि विश्व में 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना। क्या था कि 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ये इसका क्या था, लक्ष्य था इस क्रांति का, यानी रिस्किलिंग क्रांति का, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई क्वेश्चन, अगला है मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो ये तो हालांकि हम सभी को पता रहता है, कब, 12 जनवरी, सॉरी क्या लिखा है, जनवरी है ना, जनवरी माह में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? देखो हर एक, जैसे कि जितने भी क्या है आपके ऐप हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में विशेषता बहुत सारी है, उसमें स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हैं, है नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे कह रहा है कि जो स्क्रैप बुक ये क्या आपकी क्या एक क्वालिटी है, ये किस ऐप की है? जूम की है, फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, पिंटरेस्ट की है? तो ये जो है ये आपका ये फेसबुक की, ठीक है, ये फेसबुक का एक ऐप इस विशेषता है। अब ये जो फेसबुक की स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो जनवरी 2004 में होती है। कब होती है? जनवरी 2004 में। कब होती है? जनवरी 2004 में होती है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, ठीक है, मेनला पार्क, ठीक है। मुख्यालय से कहाँ पे है? देखो इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मेनला पार्क, कहाँ पर? तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, यूएसए, यहाँ पे क्या है इसका मुख्यालय है, ठीक। बाकी इसके संस्थापक सभी को पता है, वर्तमान में वही सीईओ भी हैं, ये इसके फाउंडर, संस्थापक, संस्थापक मार्क जुगरबर्ग। तो फेसबुक को अब नया नाम क्या है इसका है, ठीक है, इसे अब क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं, है ना। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा है, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? ट्विटर किस वर्ष आया था भाई? 2012 में, 2006 में, 2016 में, 2010 में? देखिए जो ट्विटर है ये आया था 2006 में। ट्विटर कब आया? 2006 में आया था, ठीक है। ट्विटर की स्थापना कब हो रही है?
2006 में हो रही है। अब देखो जो ट्विटर की हम लोग बात करते हैं तो ट्विटर अब बन गया है क्या है, अब इसे एक्स कहते हैं ना। पहले क्या था कि जो आपका ट्विटर को, ठीक है, ट्विटर को कब 2021 या 2022 में लगभग ट्विटर को 2022 में एलन मस्क ने क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, यानी खरीद लिया, अधिग्रहण कर लिया, जिसे अब एक्स नाम से जाना जाता है। ठीक, एक्स नाम से जाना जाता है। बाकी ये ध्यान रखना कि जो ये आपका ट्विटर है यानी एक्स है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ बनाया गया है, यूएसए में ही है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे, यूएसए में। कहाँ पर, यूएसए में। तो ये ट्विटर को अब क्या कहा जाता है, ट्विटर को कहा जाता है क्या, एक्स कहा जाता है। जो आपने सुना होगा स्पेस एक्स के जो मालिक हैं कौन, एलन मस्क, तो उन्होंने इसको खरीद लिया था ट्विटर को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है, यूएसए। चलिए अगला देखिए। अगला है निम्नलिखित में से किससे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के प्रवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि पहले संगठन का नाम ये था प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसके बाद भी इसी के नाम पे दूसरा स्थापित किया था, उसका नाम था क्या, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। यानी कि हम यहाँ पे एक चीज, थोड़ी सी बात अगर इस तरीके से समझें, देखिए पहले क्या था, एक संस्था था जिसका नाम था क्या भाई, GATT, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। ठीक है, अब इसी को हिंदी में कहते हैं क्या, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, जिसकी इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कब, 1 जनवरी, कब हुई थी भाई, 1 जनवरी 1948। अब मुख्यालय कहाँ पे इसका, जिनेवा में है। मुख्यालय इसका कहाँ पे था, तो मुख्यालय इसका था जिनेवा। कहाँ पे था, जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इसका मुख्यालय था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इसको हमने बदल दिया, नाम बदल दिया, यानी इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया आपका WTO। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और इसका नाम हमने बदल के क्या कर दिया, विश्व व्यापार संगठन। कब हुए बदला गया, तो 1 जनवरी, कब बदला गया, 1 जनवरी 1995 को, 95 को। मुख्यालय सेम ही रहेगा। ठीक है, मुख्यालय इसका सेम ही है, यानी जिनेवा में ही है। ठीक, तो 1 जनवरी 1995 को ये नाम अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय वहीं रखा गया जहां पे ये पहले था। ठीक है, जहां पर ये पहले था, जिनेवा में ही। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जो गैड था उसको ही WTO नाम दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आगे जाओ। अगला सवाल है ICRMW का पूरा नाम क्या है, नहीं पूर्ण रूप क्या है, ICRMW का पूरा नाम क्या है। तो इसको आप पढ़ो क्या है, क्या क्या नाम है, लेकिन इसका जो सही आंसर आप देखने के मिलेगा कि वो कौन सा होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, ये, यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑल देयर फैमिलीज। ठीक है, यानी कि ये कहोगे कि इसका क्या काम है भाई, ये संस्था क्यों बनी या फिर ये क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं, ध्यान रखेंगे, प्रवासी श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों व उनके
परिवार जन को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। ठीक, ये है इसका उद्देश्य। ठीक है, जो हमने ये बनाया है इसका उद्देश्य यही है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलो 11 नंबर हो गया। अगला है आपका सवाल कि मोन खमेर भाषा समूह डैश से संबंधित है। यानी कि मोन खमेर क्या एक लैंग्वेज है, भाषा, वो किस परिवार भाषा से संबंधित है? तो वो है ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है, किससे है? ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है कौन? मोन खमेर। ठीक है, मोन खमेर ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन पर मसौदा तैयार किया है? संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूरोपीय संघ, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन? तो इसके बारे में आपको बताना है भाई, क्या इसका सही आंसर है। देखो, तो क्या इसका सही है? यूरोपीय संगठन। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संगठन, जिसे आप लोग EU कहते हो। ठीक है, यूरोपीय संगठन। अब देखो, जो यूरोपीय संगठन है इसमें कुल मिला के कितने देश हैं भाई? बताओ। 27। इससे पहले आपने पढ़ा है अगले वीडियो में, 27 देश हैं, यानी 27 सदस्य हैं। इस संगठन का जो हेड, जो क्वार्टर है, जो इस संगठन का हेड क्वार्टर है, क्या इसको कहीं हेड क्वार्टर हमने बनाया है क्या? बताओ, क्या संगठन का हमने हेड क्वार्टर कहीं बनाया है? तो कहेंगे हाँ। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो कहेंगे बेल्जियम। किसकी राजधानी है? बेल्जियम। और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1993 में हो रही है। कब हो रही है? 1993 में हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा यानी कि जो एक स्ट्रक्चर है, प्रारूप है, किसने तैयार किया है? तो यूरोपीय संगठन ने किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो कब मनाया जाएगा? सितंबर के माह में मनाया जाएगा। ये कि क्या है? सितंबर माह में मनाया जाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखिए कब मनाया जाएगा। तो ये सितंबर माह में मनाया जाता है। लेकिन कौन मनाएगा? सवाल ये भी है। तो ये यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा ये भाई डे मनाया जाता है। कौन सा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है, इसके हर साल अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं 28 सितंबर को, यूनेस्को द्वारा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे बोलते हैं ओपेक, का गठन कैसे किया गया था? ये कह रहा ओपेक। क्या है? ओपेक। देखो, ओपेक, ओपेक का मतलब होता है, देखो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है ना? क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, क्या हो जाएगा? कंट्रीज। ठीक है, तो ओपेक की जो स्थापना है, स्थापना वो एक शहर है, बगदाद सम्मेलन, यहां पे किया गया था। ओपेक की स्थापना बगदाद सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में हुआ था। लेकिन इसका मुख्य, ऐसा नहीं कि इसका मुख्यालय यहाँ पे, मुख्यालय यहाँ पे नहीं है। सम्मेलन, अब बगदाद जो है ये कहाँ पड़ता है? इराक में। ठीक है, बगदाद ये क्या है? जो इराक है, ईरान नहीं, इराक, इराक की क्या है? ये राजधानी है। क्या है? इराक की ये राजधानी है। और यहाँ पे जब ये देखेंगे भाई, इसकी स्थापना जो हुई थी ना ओपेक की, ये हुई थी कब? 1960 में। और जबकि इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर, ये मिलेगा कहाँ पर? वियना में। वियना एक शहर है, राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की। किसकी है? ऑस्ट्रिया की।
तो यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे। ओपेक, तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, स्थापना 1960 में होता है। ये यानी कि कह सकते हैं ये खाड़ी वाले वो देश हैं जहाँ पे पेट्रोल का उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इनका अपना एक संगठन है, ठीक है। पेट्रोलियम जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ का देशों का संगठन एक है। बाकी एक संगठन और है, आपने सुना होगा एपेक के बारे में, एपेक। तो एपेक का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, सिंगापुर में हो जाएगा। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, ओपेक और एपेक, ठीक है। दोनों में ध्यान रखो क्या, एपेक और ओपेक ध्यान रखना। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे कौन सा 15 नंबर हो गया, 15 नंबर के बाद में अब यहाँ पे आ जाएंगे 16 नंबर पे। 16 नंबर है, निम्नलिखित योजनाओं में से किसका उद्देश्य टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। यहाँ पे लिखा है प्रोत्साहन प्रदान करना है। आपने सुना होगा कि जो भी टीबी के मरीज हैं, जो भी टीबी संबंधित बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को होती हैं, ठीक है, तो उसको हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना पोषण स्तर बढ़ा सके। तो ये इसके लिए सही आंसर क्या है, उसके लिए सही आंसर आपका ये है निक्षय पोषण योजना, ठीक है, निक्षय पोषण योजना। तो इसमें क्या होता है, टीबी के क्या कर सकते हैं, टीबी रोगियों को, टीबी रोगियों को 500 रुपए, ठीक, प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से दे हैं। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है ना, यानी कि अकाउंट में डायरेक्ट, यानी कि आपके बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट ये पैसा पहुंच जाएगा। तो जो टीबी रोगियों को 500 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से दे रहता है इसमें, इस योजना के तहत, ठीक, निक्षय पोषण योजना। सेबी का पूर्ण रूप क्या है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है, ये आ चुका है देखो यूपीएसआई 15/11/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए सेबी एक वैधानिक निकाय है, सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो मुंबई में है। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली लगा दें, कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है, एमएच। और इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना स्थापना पहले हो गई थी, एक्ट इसका बाद में आया था। स्थापना कब हुआ, तो स्थापना हो गया था इसका कब, 12 अप्रैल कब, 1988 में। जबकि सेबी के लिए, ठीक है, जो एक्ट आया, जो अधिनियम आया, एक्ट जो आया था वो आया था भाई 4 साल बाद आया था, 1992 में। कब आया, 1992 में। तो सेबी क्या है, सेबी एक वैधानिक निकाय है। क्या है, एक वैधानिक निकाय है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट पर नियंत्रण और नियमन दोनों करती है, नियंत्रण एवं नियमन, ठीक। तो ये दोनों इसके अधीन है, ठीक है, ध्यान रखना। सेबी का काम क्या है कि जो भी हमारी शेयर मार्केट है, जैसे निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, ठीक है, इन सबको क्या करना, रेगुलेट करना, ये इसका काम है, सेबी। शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल है, शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन सा देश इसमें क्या है आपका शामिल है। तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या है, भारत और यूके। क्या है, भारत और यूके। यूके मतलब ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना अभियान सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी कि जो एक सप्ताह होता है
पूरा उसे डिनोट रहता है, ये कब से कब मनाया जाता है, तो 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना अभियान। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर देता है? तो महिला कॉयर योजना, सशर्त मातृत्व लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या महिला समाख्यान कार्यक्रम। तो ये सही आंसर इसका क्या है? महिला समाख्यान कार्यक्रम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू होता है, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, आज के डिस्कशन थे। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और बेहतर एनालिसिस कर पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।